हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। तो देख लीजिए आप जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जिनका नोमेनक्लेचर हमने किया था, और कुछ कंपाउंड जिनका नाम दिया हुआ था, हमें उनका फॉर्मूला लिखना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों वर्नर्स थ्योरी। तो जो अल्फ्रेड वर्नर थे उन्होंने दी है वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो वो एक स्विस केमिस्ट थे और उन्होंने दी थी ये जो थ्योरी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए, फिर हमने बात की ये जो इसके पोस्टुलेट्स की, जब हमने बात की जो वर्नर्स थ्योरी है, यहाँ पर बच्चों होती है दो तरह की वैलेंसी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम डिस्कस कर चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ बढ़ेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल। ठीक है, ये सेटिस्फाई होती है नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स के द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है नेगेटिवली चार्ज लीगेंड से। दूसरी चीज, ये रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, और इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर इतना? तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। दूसरा है सिर्फ नेगेटिवली लीगेंड्स इसे ये सिर्फ सेटिस्फाई होती है नेगेटिवली लीगेंड्स द्वारा, नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स के द्वारा। तीसरा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से। चौथा है ये है आयनाइजेबल। और अगला है ठीक है, ये क्या है? आयनाइजेबल है। क्लियर? तो ये हो गई है हमारी चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर? तो अब आपको पता है कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, डॉटेड लाइन से ये इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। नेगेटिवली चार्ज जो लीगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो इसे सेटिस्फाई करते हैं। और अगला है कि ये आयनाइजेबल होते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज की। तो secondary valencies correspond to the valencies that the metal atom ion towards neutral molecules or negative ion in the formation of its complexes. तो ये correspond to the valencies of that metal atom towards a neutral molecule. दूसरा है डायरेक्शनल, ये होती है, और कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, अगला इस वजह से। चलिए, द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड इन स्पेस डिटरमाइंस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो इनका जो नंबर है और अरेंजमेंट है लीगेंड्स की स्पेस में, तो ये डिटरमाइन करते हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों चैप्टर में। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमें पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पर, इससे बहुत डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी। हम कह सकते हैं ये कैसी होती है बच्चों? नॉन आयनाइजेबल ये होती हैं।
ठीक है, पहली चीज क्या है कि नॉन आयनाइजेबल ये है। दूसरी चीज, ये जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, वैसे ही सेकेंडरी वैलेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा, जैसे प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वैसे ही सेकेंडरी वैलेंसीज को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। अब जैसे प्राइमरी वैलेंसीज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड द्वारा सेटिस्फाई होती है, वैसे ही सेकेंडरी वाली जो सेकेंडरी वैलेंसीज जो है ये किसी भी लिगेंड से सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें सिर्फ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड ही चाहिए वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकता है वैलेंसीज को। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट भी करने हैं। पहला कि कैसा है, नॉन आयनाइजेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, तो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसके जो अदर पोस्टुलेट्स है वर्नर थ्योरी के। चलिए, क्लियर है यहाँ पे? तो चलो, यहाँ पर हम डिफरेंसेस देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, या प्राइमरी वैलेंसीज या सेकेंडरी वैलेंसीज आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। चलो, तो सबसे पहले जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, तो आप हम लिख सकते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोर्स एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी बात हो रही है। ठीक, अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, तो सेकेंडरी वैलेंसीज में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्लियर? चल, बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं ये कैसी हैं? आयनाइजेबल है। कैसी है? आयनाइजेबल है। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये कैसी हैं? ये है नॉन आयनाइजेबल। जो क्या बनाती है यहाँ पे? आयनाइजेशन स्पेयर। ये बनाती हैं एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो जाती हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, सेटिस्फाइड बाय
नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये दे कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनी टाइप ऑफ लिगेंड, दे कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनी में यानी कि चाहे वो चार्ज्ड हो या वो न्यूट्रल हो, ठीक है, चार्ज्ड हो या न्यूट्रल हो, तो चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड्स, तो दोनों से ही ये सेटिस्फाई हो सकता है। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं represented by डॉटेड लाइंस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, जबकि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज है इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से, ठीक है, क्लियर? अब जो हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं ये होती है बच्चों नॉन डायरेक्शनल, दे आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, जबकि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये होती हैं डायरेक्शनल। कैसी होती हैं? डायरेक्शनल ये होती है। क्लियर है इतना? चल एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं दे डू नॉट contribute in structure, स्ट्रक्चर में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है प्राइमरी वैलेंसीज का, लेकिन अगर हम सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करें तो ये क्या करती हैं? स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करती हैं और जो ये स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही होती हैं, तो दे आर responsible for the geometry ऑफ द कॉम्प्लेक्स की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है इतना? तो प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हमने देख लिया है, कुछ चीजें कॉमन है क्या वो भी सब कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया है। मेनली यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं वो हमने लिख लिए हैं, बाकी कुछ पॉइंट्स हमने वैसे भी डिस्कस कर लिए थे पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, उससे पहले आप नोट कर लीजिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज को, ठीक है, जहां पर आप अच्छे से इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं। क्लियर इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए तो क्लियर है इतना प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। चलिए तो वही हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या है? आयनाइजेबल है, और सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो है नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। चलिए कुछ और पोस्टुलेट्स, द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी वर एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रादर देन थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड थी? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर, ठीक है, जो उन्होंने प्रयोग किए थे उससे जो एविडेंस आए थे उन पर, ना कि ऐसी थ्योरी थी कि उन्होंने मुंह से कह दिया हो गया, नहीं, उन्होंने प्रॉपर उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे। Although Werner's theory successfully explained the bonding feature in coordination compound, और वर्नर्स की जो थ्योरी थी उन्होंने बॉन्डिंग को भी, बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है कैसे होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसको भी अच्छे से सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसके बाद भी इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स आए जिनको हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है उसने क्या कर लिया था? ओवरकम कर लिया था, यानी कि इन ड्रॉबैक्स को उसने क्या कर लिया था? अपने उसमें
सही कर ली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स हैं बच्चों, इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये नहीं बता पाए कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे क्यों हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, सारे ही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते। ये एक्सेप्शन क्यों है कि कुछ ही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ये नहीं बता पाए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी तो हमें पता है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों है, लेकिन उस समय ये नहीं बता पाए कि जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनमें डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों है, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर। तो ये कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को ये नहीं बता पाए, ठीक है। उन पर जो कलर है कॉम्प्लेक्सेस का उसे भी ये नहीं बता पाए। इस वजह से ये थ्योरी के कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स, जिस वजह से हम कह सकते हैं थ्योरी फेल हो गई। हम प्रॉपर ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ और पॉस्टुलेट्स भी थे, ये आपको अब नोट कर लेने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, ऑन हीटिंग विद HCl एट 373 K कोबाल्ट एमाइन डज नॉट इवॉल्व NH3। जब इसे हीट किया जाता है तो ये NH3 इवॉल्व नहीं करता। फिर प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CO इज 3 एंड सेकेंडरी इज 6। ऑल द कंपाउंड डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द कंपाउंड डिफर इन देयर रिएक्टिविटी, सारे कंपाउंड रिएक्टिविटी में डिफरेंट हैं। चलो आप इसे नोट कीजिए, फिर थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। एग्जांपल देखते हैं। तो जो ये रिएक्शंस हमने यहाँ पर देखी है, ये वाली रिएक्शन जो हमने यहाँ पर देखी है, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसी एग्जांपल को लेंगे हम, ये जो एग्जांपल है, ठीक है। पहला तो ये है हमारे पास। दूसरा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे हम बनाएंगे, देखो ये है CO, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इस पर है 6 NH3। तो किस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरीके से होंगे 6 NH3। और इस पर है 3 Cl3। तो Cl3 जो है उन्हें कैसे हम शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये हो गया, क्लियर है। चलो, तो बाकी क्या आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी क्या आप ड्रॉ करके देखो एक बार ठीक से। चलिए, जैसे इसको बना के देखते हैं, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, सेम ऐसा ही बनाना है। देखो इस वाले को बनाते हैं, यू
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, तो ये तो इजी था, ये तो हम कर सकते हैं। चलिए, तो मेन बात ये है, आपको ये नोट कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, इसको आप नोट करो। फिर बात करते हैं वीबीटी के बारे में। चलिए, तो इसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं वीबीटी। ठीक है, अब वीबीटी ने इसे एक्सप्लेन किया और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कैसे कैसे काम करती है, फिर उसके बाद हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास NiCO होल 4। अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये एक न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है ना, न्यूट्रल ही तो दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई चार्ज भी नहीं है, और CO तो कितना होता है, 0। ठीक है, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 0 है। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। ये होता है 28, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s2 होता है। ठीक है, चलिए, तो आगे हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और जो CO है ये क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है। क्या करता है, पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। सिंपल आप ये समझ लीजिए तो कि अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, और कहीं पर अगर वीक फील्ड लिगेंड है यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है, वीक वाला है, तो वहां पर जो है पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये है हमारे पास 3D, 3D के बाद है 4s, फिर 4p भी होगा और 4d भी होगा। ठीक है, 4p और 4d। अगर हम इलेक्ट्रॉन की अब हम फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाएगी, देखो बच्चों, वीबीटी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये हमने कैसे कैसे किया ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, हमें जब कोऑर्डिनेशन में देखने की कोऑर्डिनेशन में कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो पहले यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से। और एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है सीओ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। फिलहाल ये हो जाएगा, ठीक है, 3D। 4s वाला हो जाएगा पूरा खाली, 4p में 4p भी क्या है, पूरा एम्प्टी ही है। ठीक है, अब हमें कितने और भरने हैं, यहाँ पर 4 CO के लिए चाहिए, तो एक CO यहाँ पर आ जाएगा, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर और एक CO यहाँ पर। यानी कि ये जो CO है एक S में आएगा और 3 P में आएगा। ठीक है, एक S में और 3 P हमारे पास है, 1 2 और 3। हम क्या करते हैं, इस S का और इन P का क्या हो जाती है, इंटर मिक्सिंग हो जाती है, और इंटर मिक्सिंग के बाद ये बनाता है एक पूरा हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कहते हैं sp3। तो ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नहीं भरेंगे, इनको क्या कर दिया जाता है, इंटर मिक्सिंग करके एक नया बना दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है 3 बूंदी के लड्डू और एक है हमारे पास नारियल का लड्डू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन 3 बूंदी के लड्डू को और नारियल के लड्डू को क्या करना है, एक साथ मिक्स करना है। तो सारे लड्डू अब कैसे होंगे, इंटर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इंटर मिक्स हो जाएंगे, एक अलग ही तरह के जो लड्डू हैं वो बन जाएंगे, यानी कि मिक्स वाले बन जाएंगे।
वैसे यहाँ पर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो जाती है और नया हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाता है, जो कि है sp3। तो अगर हम कहें यहाँ पर NiCO4 जो है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हमें इन्हें मैग्नेटिक नेचर यहाँ पर फाइंड करना है, तो हमें देखना है कि डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये कैसा है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक, चलिए बच्चों, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।